Hello everyone, this is Suhani and welcome back to my new video of class 9 Science Biology, the fundamental unit of life, part 2. So in this video we are going to study about the features of cell and its functions. So here we are going to start with the plasma membrane or the cell membrane. Plasma membrane and the cell membrane. This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. ये एक आउटर कवरिंग होती है सेल की, ये है इसका डायग्राम, जो कि जो सेल के अंदर की जो चीज़ें होती हैं ना उसे बाहर के इन्वायरमेंट में मिलने से रोकती हैं कि वो बाहर के इन्वायरमेंट में ना मिले. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. लेकिन वो कुछ मटेरियल्स को, स्पेसिफिक मटेरियल्स को इन और आउट जाने में, अंदर आने में सेल के और बाहर जाने के सेल में हेल्प करती हैं. दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स. और वो कुछ अदर मटेरियल्स होते हैं जिनके मूवमेंट्स में उनको हेल्प भी करती हैं. दिस सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन. और इसको हम सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी इसलिए कहते हैं. तो हमारे पास जब ये क्वेश्चन आएगा कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, तो आपको यही आंसर लिखना है यहाँ से यहाँ तक. दिस वाई इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन. हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल. कि जो मूवमेंट्स होते हैं सब्सटेंसेस के कैसे सेल में टेक करते हैं अपनी प्लेस, कैसे होते हैं, और सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसे मूव करते हैं अंदर और बाहर. अब हमने पढ़ा कि कुछ मटेरियल्स तो मूव कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे मूव करते हैं और कौन से मटेरियल मूव्स करते हैं अब हम वो पढ़ेंगे. तो ये है एक डायग्राम सेल मेम्ब्रेन का, जिससे कि हम सेल मेम्ब्रेन को समझ सकते हैं. रियलिटी में सेल मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप की दिखती है, बट हम उसे मैग्नीफाइड करके देखते हैं तो वो कुछ इस टाइप की हमें नज़र आती है. Some substances like carbon dioxide और ऑक्सीजन can move across the cell membrane. जो कुछ सब्सटेंसेज हैं जो है कि CO2 और O2, इन दोनों सब्सटेंसेज को ही हम मूव कर सकते हैं सेल के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के बाहर. और जिस प्रोसेस से ये दोनों सब्सटेंसेज जो है कि CO2 और O2 सेल के जो एरिया से बाहर मूव करती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न. उस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं. हमने केमिस्ट्री में डिफ्यूज़न पढ़ा है, लेकिन केमिस्ट्री और बायो दोनों में डिफ्यूज़न का मतलब अलग है. इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो ऐसा प्रोसेस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को सेल के अंदर और बाहर जाने में मूव करता है, उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं. We saw that there is a simultaneous movement of substances from a region of high concentration to a low concentration where its concentration is low. कि हमने देखा कि जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का हाई कंसनट्रेशन एरिया में से लो कंसनट्रेशन वाले एरिया में होता है, जहाँ पे उसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है. तो डिफ्यूज़न की यही definition है, spontaneous movements of substances from a region of high concentration to the region where its concentration is low. This is the definition of diffusion. Diffusion एक बहुत important process है. सब हम क्लियरली डिफ्यूज़न को समझेंगे. वैसे बुक में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ इसके बारे में. व्हाट इज़ डिफ्यूज़न हम अभी ये जानेंगे. द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन ऑन इट्स इज कॉल्ड डिफ्यूज़न. मूवमेंट सब्सटेंसेस का हाई कंसनट्रेशन वाले एरिया से लो कंसनट्रेशन वाले एरिया में, उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं. डिफ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में, क्योंकि वो CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस और ऑक्सीजन दोनों को ही मूव करने में हेल्प करते हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर. When this level of oxygen inside a cell decreases, oxygen from the external environment of the cell enter. जब अंदर की जो चीज़ अंदर कम हो जाती है वो बाहर से अंदर आ जाती है, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, और जो चीज़ अंदर ज़्यादा हो जाती है वो बाहर के एनवायरनमेंट में चली जाती है, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में वो चीज़ कम होती है. इसी को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. ये जो सेम चीज़ है वो सेल्स में भी होती है, कि जो जहाँ पर भी कहीं डिफरेंस आ जाता है कि सेल में कि अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा है और बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो फिर वो मूव करने लग जाते हैं हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन वाले एरिया में. और यही जो प्रोसेस सेल्स में होता है कि जहाँ पे CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी, या फिर O2 हमारी ऑक्सीजन है, वो मूव करती है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में सेल के अंदर या बाहर, उसे ही हम डिफ्यूज़न कहते हैं. इस प्रोसेस में दोनों चीज़ें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और CO2 है हमारी जो, और ऑक्सीजन, दोनों के दोनों अंदर और बाहर सेल की मूवमेंट करती हैं. जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया डिफ्यूज़न का. जो सॉल्यूट होता है ना, जो हमारा सॉलिड होता है, सॉल्यूट मीन्स सॉलिड, जो हमारा सॉल्यूट होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है लेफ्ट से राइट में, जैसे इसमें दिखाया गया हाई कंसनट्रेशन एरिया से यहाँ पे ये मूव हो रहा है लो कंसनट्रेशन वाले एरिया में. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफ्यूज़न के बारे में. डिफ्यूज़न प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एंड वेल एज द सेल इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो डिफ्यूज़न होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू मूव करती है सेल के इन और आउट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों में. अब हम डिफ्यूज़न का एक और रोल होता है, जो डिफ्यूज़न का दूसरा पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस. हम उसके बारे में नीचे पढ़ेंगे.
Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules to such a selectively permeable membrane is called osmosis. अब हमने पढ़ा था कि जब गैसियस एक्सचेंज होता है लाइक CO2 और O2, इन सब की जो एक्सचेंज होता है जब सेल के अंदर से सेल के बाहर या सेल के बाहर से अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, उसे तो हम कहते हैं डिफ्यूजन. अब जब वाटर का मूवमेंट होता है, पहले तो हमने देखा था सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है जो सॉलिड का. अब हम देख रहे हैं कि सॉल्वेंट जो लिक्विड होता है उसका मूवमेंट होता है सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन से अंदर से बाहर हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में. उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं. इसको सिंपली समझने का यही तरीका है. जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती हैं उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं. जहाँ पे वाटर एक्सचेंज होता है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance is dissolved in water. But इसमें एक कंडीशन और है. जैसे गैसेस में जो एक्सचेंज होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है तभी एक्सचेंज होता है. लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि जब वाटर होता है उसमें कुछ और हम सब्सटेंस ऐड कर दें उसके थ्रू भी उसकी वजह से भी वो सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं. I mean. Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached. इसलिए हम वाटर की जब तक वाटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता रहता है रीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन से चेंज होता है जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेट में, जब तक वो दोनों साइड यहाँ पर भी इंटरनल इन्वायरमेंट में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब तक इक्वल ना हो जाए. अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा डिटेल में. Osmosis क्या है? Osmosis is the passage of water from a region of high water concentration to the region of low water concentration through a semi-permeable membrane या फिर selectively permeable membrane. ये जो osmosis होता है वो passage होता है वाटर का एक हाई वाटर कंसंट्रेशन एरिया में जहाँ पे वाटर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे वाटर कम है वहाँ पर उसके मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं. A membrane which permits the entry and exit of some material in the cell is called semi-permeable membrane. जो कुछ इम्पॉर्टेंट या फिर कुछ महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले ही सिर्फ मटेरियल्स को एंट्री या एग्जिट देती है मेम्ब्रेन सेल के अंदर से, उसे हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. और ये कुछ मटेरियल के मूवमेंट्स को भी रोकने में हेल्प करती है. सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आपको पता है कि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये ब्रीफली थोड़ा समझाने वाली हूँ. तो हम अब जानेंगे कि हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं. उससे पहले हमें ये जानना है कि सॉल्यूशन क्या होता है. तो जो सोल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट उन दोनों का मिक्सचर होता है. जो सॉल्यूट होता है वो एक सॉलिड होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो एक लिक्विड होता है. जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्यूट लिया है सॉल्ट NaCl सॉल्ट को कहते हैं और जो सॉल्वेंट लिया है वाटर, लिक्विड लिया हमने वाटर H2O. तो यहाँ पे अब हमारे पास सामने 3 कंडीशंस आती हैं. नंबर 1, 2 एंड 3. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है जो कि होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में. जब भी कोई भी सॉल्यूशन में ना उसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है कि और जो कंसंट्रेशन होती है ना वो हमेशा सॉल्यूट जो सॉलिड होता है उस पर ही डिपेंड होती है. सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट. सो अब हम देखेंगे कि हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कैसे होती है. जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जब उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जो कंसंट्रेशन होती है उसमें ज़्यादा होती है. तो जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसमें सॉल्यूट भी ज़्यादा होता है और जो उसमें वाटर है H2O है जो वाटर है वो उसमें कम होता है. उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. अब हमारा आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो सॉलिड होता है वो कम होता है और जो H2O हमारा वाटर होता है वो ज़्यादा होता है. उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. और जो हमारा थर्ड आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन इक्वल होती है, जिसमें मतलब कि सॉल्यूट जैसे कि हम आइस और जो टॉनिक है वाटर दोनों ही इक्वल होते हैं. अब आती है बात कि ऑस्मोसिस में हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है. तो इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो जब हम इन तीनों की बात करेंगे तो एक बात याद करने की है कि जो मूवमेंट होगा वो हमेशा सॉल्वेंट का ही होगा. जो मूवमेंट हमेशा होगा वो सॉलिड का ना होकर हमेशा लिक्विड का ही होता है. सॉल्वेंट हमारा क्या होता है? लिक्विड. तो मूवमेंट हमेशा सिर्फ लिक्विड का ही होगा. अब हम एक टिप से सीखेंगे कि अब इसे रिमेंबर कैसे कर सकते हैं. जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक का मीन्स होता है, हाइपर मीन्स थोड़ा ज़्यादा, जैसे कि हम कभी कभी आम भाषा में कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है आता है, मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाता हूँ. हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा. तो इस एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. अब जो कंडीशन मैंने बताई थी उसे देखेंगे. अब कि मैंने आपको बताया था कि हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, ज़्यादा होती है सॉरी, और जो सॉल्यूट होता है, जो उसका लिक्विड होता है सॉल्वेंट, वो कम होता है. अब देखें, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा. जो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसका जो
सॉलिड है वो ज़्यादा होगा और जो लिक्विड है वो कम होगा। और हमें पता है कि जब पानी जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से जहाँ पानी कम होता है वहाँ पे मूव करता है एक इक्विलिब्रियम स्टेट और कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। फिर जब हम इसमें एक आरबीसी रेड ब्लड सेल डालेंगे तो जो बाहर का पानी है वो कम है, लेकिन अंदर जो सेल का पानी है वो तो ज़्यादा ही है। तो जो सेल के अंदर का पानी है ना, अंदर का पानी है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में जो पानी बाहर आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने के लिए, तो पानी निकलने की वजह से ये सेल क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। ये जो सेल होगी ना इसकी, अब इसके अंदर का पानी तो बाहर चला जाएगा, तो जब पानी बाहर चला जाएगा अंदर कुछ होगा ही नहीं, तो वो सेल सिकुड़ जाएगी, एकदम सिकुड़ कर पतली हो जाएगी, कुछ इस टाइप से सिकुड़ जाएगी। इसको ही हम कहते हैं श्रिविल्ड, और या फिर से हम कहते हैं श्रिंकिंग, और या फिर हम इसे कहते हैं टर्गिट। इसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम टर्गिट भी कहते हैं। तो ये होता है मूवमेंट इसमें। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपो मीन्स कम, और इसका सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है। अब जब कंसंट्रेशन कम होगी तो सॉलिड कम होगा और लिक्विड ज़्यादा होगा। तो अगर कंसंट्रेशन कम होती है तो सॉलिड तो कम होगा ही, और जो उसका सॉल्यूट है वो कम होगा, और जो सॉल्वेंट है उसका वो ज़्यादा होगा। फिर जब हम इस कंडीशन में पानी ज़्यादा है, अब जब इस कंडीशन में हम अपने रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल है इसके अंदर हम डालेंगे, तो क्या अंदर तो पानी तो ज़्यादा ही है, तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करने के लिए जो अंदर का पानी है वो बाहर के पानी है वो अंदर चला जाएगा, और सेल में जो अंदर पानी भरने लग जाएगा और वो सेल फूल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं स्वेलिंग। और हम इसको एक और चीज़ बोलते हैं जो कि है प्लाज्मोलाइसिस। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है इक्वल, जिसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें ना ही तो कोई सॉल्यूट ज़्यादा होता है ना ही सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, दोनों की अमाउंट एकदम इक्वल होती है, और जिसमें ना कोई भी सेल रख दें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इसमें रेड ब्लड सेल रखें वाइट ब्लड सेल रखें, कोई भी फ़र्क इसमें नहीं पड़ता है। उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें हम जब भी कोई भी सेल आता है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, वो एकदम नॉर्मल रहता है, एकदम फ्लैसिड रहता है। अब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल जो श्रिंक हो जाएगा, श्रिविल हो जाएगा और टर्गिट हो जाएगा। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल में कोई मूवमेंट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मल ही रहेगा और फ्लैसिड रहेगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो लेसिड हो जाएगा, वो फूल जाएगा, उसके अंदर पानी भर जाएगा और वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। मैंने आपको इस सिंपल लैंग्वेज में समझाया जो एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी 5.4। इसमें सीधा सीधा हमें ये दिया है कि हम जो रेजिन्स होती है किशमिश, हमें पहले से एक नॉर्मल वाटर में डाल के रखना है। जब हम नॉर्मल वाटर में उसे डालेंगे तो वो फूल जाएगी, स्वेलन हो जाएगी, और लेकिन जब हम उस किशमिश को अगर हम उसमें जो शुगर सॉल्यूशन होता है उसमें डालेंगे तो वो सिकुड़ जाएगी। बस यही थी हमारी एक्टिविटी 5.4। हम नीचे पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, थोड़ा सा दिया हुआ है जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स कैन टू क्लीन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं, वो वाटर जो होते हैं ऑस्मोसिस से लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। और जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट में वाटर का, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये एक और एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लाइफ ऑफ एक सेल की लाइफ में एक्सचेंज करने में गैसेज और वाटर। In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transportation requiring use of energy. इस सेल में गैसेस और वाटर के अलावा भी कुछ मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है जिसे हम कहते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. लेकिन हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। The flexibility of the cell membrane also enables the cell to infuse in fluid and other material from its external environment. Such as processes are known as endocytosis. Amoeba requires its foods from such processes. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स होते हैं। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो सेल मेम्ब्रेन की, वो एनेबल करती है सेल को अपने फूड को लेने में,
जैसे कि अमीबा को हमने देखा है कि वो अपने फूड को अपने अंदर ही मतलब डिजोल्व करके अपने अंदर समा लेता है, जिसको इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब इस प्रोसेस के बारे में हमें इस बुक में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, बस हमें यही समझना है कि ये प्रोसेस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें ये जानना है बस। अब हमारे नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो है सेल वॉल। मूविंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक, बट बिफोर मूविंग टू दैट टॉपिक ऑफ सेल वॉल, there are two important questions. First is, how do substances like CO2 and water move in and out of the cell? जो सब्सटेंस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और वाटर, वो मूव सेल के अंदर और बाहर कैसे मूव करते हैं। तो इसके लिए हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस किया था डिफ्यूजन का, उसी से ही वो अंदर और बाहर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि वह सिलेक्टिव ही चीज़ों को अंदर या बाहर जाने की परमिशन देता है, इसलिए। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। Cell wall. Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अलावा प्लांट सेल में एक और रिजिड कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, जिसका कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है। ये है हमारी सेल वॉल। तो द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सेल वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, और जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो हमारे प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. जब प्लांट पानी को बाहर छोड़ता है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो अंदर जो श्रिंकेज हो जाती है ना कॉन्टेंट्स की, सेल वॉल के अंदर श्रिंकेज हो जाती है, लेकिन बट सेल वॉल में कोई भी चेंज नहीं आता, सेल वॉल सेम वैसे ही रहती है अंदर, चाहे कितने भी मूवमेंट्स होते हैं। इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। तो ये इसके सीधी सारी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल, यहाँ से लिख लीजिए, श्रिंकेज सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। Cell wall permits the cell of plant fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. जो ये सेल वॉल होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है सेल वॉल, मैं इसे बना देती हूँ। तो ये जो सेल वॉल होता है, ये जो पार्ट होता है सेल के वॉल, ये इसको हेल्प करती है कि जो सेल होता है ना, वो अंदर से जो उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसे सेफ रखता है, और जो उसके अंदर और उसको बस्ट होने से रोकता है। जैसे कि अगर हम ये सेल है, अगर हम इसे मान लीजिए हमने इसे वाटर में रख दिया, तो जब हम इसमें पानी में रख देंगे, जो अंदर तो पानी कम है तो बाहर पानी ज़्यादा है, तो जितना बाहर का पानी है वो अपने अंदर लेना शुरू कर देगा, और जो बाहर अंदर का है वो बाहर जाने लग जाएगा। तो जब वो अंदर पानी भरने लग जाएगा तो सेल अपने आप फूल जाएगा, और वो जो सेल जैसे फूल जाएगा तो वो बर्स्ट होने लगेगा। लेकिन ये सेल है वो बर्स्ट होने लगेगा तो ये सेल वॉल पे प्रेशर डालेगा, बट ये जो सेल वॉल है ये भी इक्वल प्रेशर डाल रही है सेल पे। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, प्रेशर तो एकदम इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जितना प्रेशर है वहाँ पे भी उतना ही प्रेशर हो जाएगा। तो ये फिर सेल होगा वो बर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों में जो प्रेशर है वो इक्वल है, और ये जो सेल वॉल है ना इक्वल प्रेशर ही देती है इसको, इसलिए दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, सराउंडिंग मीडिया बन जाता है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग्स मीडियम दैन एनिमल सेल। लेकिन और जो प्लांट सेल होते हैं इस वॉल की ही वजह से ज़्यादा टाइम तक स्टैंड कर सकते हैं सराउंडिंग में एनिमल सेल्स के मुकाबले, क्योंकि ये जो सेल वॉल होती है वो उसे बर्स्ट करने में ना हो इसमें हेल्प करती है, क्योंकि वो दोनों ही एकदम इक्वल प्रेशर दे रहे होते हैं सेल पे। अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा टॉपिक विच इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज अ स्मॉल राउंड एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल। जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि देखो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अ फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है यहाँ पे, ये एक फ्लूइड होता है जो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। It controls the cell growth and its reproduction because it contains the cell's heredity information. जो न्यूक्लियस होता है उसमें सेल की हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए वो सेल की ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होती है, उसमें उस सब चीज़ों पे कंट्रोल रखता है अपनी। इट कवर्स बाय ड्यूअल लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। हमने यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। The nuclear membrane contains pores, due to which materials can travel both inside the nucleus and from its surroundings. Example, cytoplasm. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना उसमें जैसे पोर्स होते हैं, जो मटेरियल होता है उसके अंदर और बाहर दोनों को सराउंडिंग में मूव करने में हेल्प करता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म जिससे वो मूव करता है मूवमेंट में। नेक्स्ट, दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. So here it is an endoplasmic reticulum. This is nucleus.
ये है क्रोमेटिन और न्यूक्लियोप्लाज्म, अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर एनवेलप. Next, the nucleus contains some thread-like structure is called chromatin. It exists during the testing stage of cell. न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, जो कि जो रेस्टिंग होती है ना, रेस्टिंग स्टेज होती है सेल की, उसमें पाया जाता है. द क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. उस क्रोमेटिन में क्या होता है, हमारा डीएनए होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन्स होते हैं. न्यूक्लियस कंटेन्स सम रॉड शेप स्ट्रक्चर्स इन अ सेल दैट कंटेन्स द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. और जो न्यूक्लियस होता है उसमें रॉड टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, उसकी कुछ इस टाइप की शेप होती है क्रोमोसोम्स की. वो हमारी हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन रखती है और उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं. They are all formed when the chromatin condenses together when the cell is about to divide. और ये कब बनते हैं, जब जो क्रोमेटिन होते हैं वो कंडेंस होते हैं और जो सेल होता है वो जब डिवाइड होने वाला होता है तब. क्रोमोसिन्स कंटेन डीएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स. अब जो क्रोमोसिन्स होते हैं उनमें डीएनए होता है और प्रोटीन्स होते हैं. They contain hereditary information for the inheritance of features from the parents of the offspring as DNA. अब उसमें हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि जो पेरेंट्स से बच्चों में जो उनके ऑफस्प्रिंग होती हैं डीएनए के रूप में जाती हैं. डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. जो डीएनए होता है वही हमें बताता है कि कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन कैसी है सेल में. जेनीज आर द फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए. और जो फंक्शन सेगमेंट होता है ना डीएनए का, उससे हम क्या कहते हैं, जेनीज. हम कहते हैं जेनीज. ह्यूमन बॉडी हैज़ 23 पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के. अब अ बॉय हैज़ एक्स क्रोमोसोम्स एंड वन वाई क्रोमोसोम्स. और जो बॉयज़ होते हैं उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम्स होता है. द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड इटसेल्फ टू गेट राइज टू अ न्यू. और जो न्यूक्लियस होता है वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है एक नया ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए. जेनीस प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम डिसाइड द हेरिडिटी ऑफ द करेक्टर्स. और जो जेनीस प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में वो करेक्टर्स की हेरिडिटी की कैसा ऑफस्प्रिंग होगा, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, इंटेलिजेंस, ये सब करेक्टर्स उसे देने में हेल्प करती हैं. That was all for today's video of part 2 of this chapter. Now we will discuss other topics of this chapter in our part 3. Till then, take care, stay safe, bye, thank you.